आर्टिकल 5(7) 265 में लिख आर्टिकल 265, बिना विधि के कोई कर नहीं, बिना विधि के कोई कर नहीं, नो लॉ नो टैक्स। ठीक, तो यहाँ पर टैक्स का प्रोसीजर मैंने बता दिया है। ठीक, 266 लिखो, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ठीक, इसमें 3 लाइन जगह छोड़ दो। ठीक, उसके बाद लिखो 267, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि। ठीक, यहां हो गया। अब इसको छोड़कर हेडिंग डाल दीजिए, केंद्र राज्य के मध्य कर राजस्व का विभाजन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कर राजस्व का विभाजन। ठीक, अब पहले ये चलो, आर्टिकल 66 फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ठीक, एक क्वेश्चन इसको रख लो यहाँ पे, यहाँ पर है आर्टिकल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड। ठीक, अब इस सिचुएशन में पहला पॉइंट है आर्टिकल 8, दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 9, तीसरा पॉइंट है आर्टिकल 270 और चौथा पॉइंट है आर्टिकल 271। क्लियर? अब सिचुएशन समझते रहिएगा। इसमें टैक्स होगा, सेंटर गवर्नमेंट लगा रही है और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्शन करती है, कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। क्लियर? यानी मींस कि कुछ टैक्स ऐसे होंगे, 268 में कहता है कि कुछ टैक्स ऐसे होंगे जिसे केंद्र सरकार लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और जो कलेक्शन होगा वह अपने पास रखे। ठीक, जैसे जैसे स्टैंप ड्यूटी और दूसरा गुड्स एंड कॉस्मेटिक, स्टैंप ड्यूटीज प्लस गुड्स एंड कॉस्मेटिक टैक्स। इसमें क्या है कि सेंटर गवर्नमेंट दे रही, लगा रही है, लेकिन कलेक्शन सेंटर के पास नहीं है, कलेक्शन सेंटर के पास नहीं है, कलेक्शन किसके पास है? स्टेट के पास है। ठीक, तो जब अब पूरा का पूरा कलेक्शन अपने पास रख ले रही है तो सेंटर के पास पैसा नहीं गया, इसका मतलब कि संचित निधि में कॉन्सुलेटेड फंड में फंड नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा फंड कहां चला गया? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? दूसरा है कि सेंटर लगा रही है और सेंटर ही कलेक्शन लेगी। क्लियर? सेंटर ही लगाएगी, सेंटर ही कलेक्शन करेगी और कलेक्शन फंड का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट एंड स्टेट में कर देगी। क्लियर? यानी मींस कि सेंटर गवर्नमेंट टैक्स को लेकर लॉ बना रही है कि ये टैक्स होगा, उस नियम के अकॉर्डिंग या उस रूल के अकॉर्डिंग टैक्स का कलेक्शन सेंटर गवर्नमेंट करेगी और जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा स्टेट टू स्टेट, बट नो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यानी केंद्र और राज्य के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा 269, बल्कि राज्य और राज्य के बीच यानी स्टेट एंड स्टेट के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? इसमें है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड एड ऑफ न्यूज़पेपर, यानी मींस न्यूज़पेपर में जो ऐड है उस पर जो टैक्स लगेगा उसका कलेक्शन सेंटर गवर्नमेंट कर रही है और कलेक्शन करने के बाद उसे स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन यानी मींस माल भाड़ों पर जो टैक्स लग रहा है उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्शन करेगी और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी स्टेट एंड स्टेट के बीच में। यानी मींस कि फर्स्ट से भी और सेकंड से भी 266 में पैसा नहीं गया। क्लियर? 266 में पैसा नहीं जाता है। अब आइए 270 का है कि टैक्स सेंटर दे रही है, कलेक्शन भी सेंटर करेगी और इस कलेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा
वो सेंटर एंड स्टेट के बीच हो, ठीक। और इसके अंतर्गत यानी 270 में जो आएगा वह है इनकम टैक्स। क्लियर? इसका मतलब कि 266 में एक फंड आ गया, इससे आर्टिकल 270 से। क्लियर? आर्टिकल 271 है सरचार्ज, इज टैक्स बाई टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। क्लियर? तो अगर टैक्स है, टैक्स द्वारा टैक्स यानी मान लो कि कोई नेचुरल क्राइसिस हो गई या किसी प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है तो एक सरकार सरचार्ज लगाती है। जैसे कि कोविड पेंडेमिक में पेट्रोल पर 1 रुपए 1 लीटर 1 रुपीज का टैक्स लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया था। राइट टू एजुकेशन को लेकर उसने क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों पर 1 रुपीज का टैक्स। तो एक सिचुएशन ये है, उसे सरचार्ज कहते हैं, यानी टैक्स बाई टैक्स है। और ये जो 270 का सरचार्ज है फॉर नो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, नो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बट पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 266, यानी सरचार्ज का केंद्र और राज्य के बीच डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सरचार्ज का केंद्र और राज्य के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बल्कि वह सीधे पार्ट हो जाएगा 266 कंसोलिडेटेड फंड का, यानी मींस आर्टिकल 271। क्लियर? प्लस क्रेडिट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, क्रेडिट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, यानी मींस कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारत सरकार जो क्रेडिट ले रही है, जो उधार ले रही है, भारत की संचित निधि में जाएगा, एक कंसोलिडेटेड फंड में। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? एनिमीज टैक्स, एनिमीज आपको अब यहां से पता चल गया कि कंसोलिडेटेड फंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। क्लियर? 268 का नो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बट पार्ट ऑफ द total collection of state। 269 no distribution between center and state but distribution of state and state। 270 total collection distribution of center and state, और इसमें क्या है, इनकम टैक्स। क्लियर? अब तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेटेड। अब क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन यहां पर राइज किया जा रहा है कि आर्टिकल 266 से फंड कैसे निकाला जाए, विनियोग विधेयक। एनिमीज आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएट बिल इस विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएट बिल। क्लियर? एनिमीज एप्रोप्रिएट बिल के माध्यम से या द्वारा कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकल जाएगा। क्लियर? तो पहली बात, आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर्मेशन है, यहां पे फॉर्मेशन है आर्टिकल 70 प्लस आर्टिकल 271 प्लस क्रेडिट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ड्रॉ द फंड, इस फंड को कैसे हम इससे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए है आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएट बिल इस विनियोग विधेयक, और एप्रोप्रिएट बिल है एज ए मनी बिल। ठीक? एनिमीज विनियोग विधेयक टाइप्स ऑफ मनी बिल है, एक प्रकार से क्या है, धन विधेयक है। अब जब एप्रोप्रिएट बिल से पैसा निकाला जाएगा, एप्रोप्रिएट बिल से पैसा निकाला जाता है, समझिएगा। यहीं पर हम दूसरी चीज को रिलेट करेंगे। अगर एप्रोप्रिएट बिल से हम फंड निकाल रहे हैं तो एप्रोप्रिएट बिल के लिए क्या कंडीशन होगी जिससे कि एप्रोप्रिएट बिल पारित हो जाए? ऐसी वह कंडीशन बताइए जिससे कि एप्रोप्रिएट बिल को पारित किया जा सके। समझ रहे हो? एनीवेज कि जो कुछ बोलो वह चीज नहीं लागू होगी। हमारा क्वेश्चन पहले समझिए। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि
वह कंडीशन क्या होगी कि इसके न रहने पर एप्रोप्रिएट बिल पारित नहीं हो सकता। और कुछ बाकी है, परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी ठीक मान लिया इसके। उसके बाद भी क्या जरूरत पड़ेगी, एप्रोप्रिएट बिल को, मेरा क्वेश्चन अभी भी है कि एप्रोप्रिएट बिल को पारित करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे जरूरी चीज सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट सेशन में हो। क्लियर? अब सुनिए, कंडीशन हम लगा दे रहे हैं, नो सेशन ऑफ पार्लियामेंट, नो सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। और एक नेचुरल क्राइसिस आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई। ठीक, अब अगर इस नेचुरल क्राइसिस आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो इस क्राइसिस का सलूशन करने के लिए फंड की नीड्स पड़ेगी, या फंड आर्टिकल 7 से निकाल लेंगे राष्ट्रपति के परमिशन से। ठीक, यानी मींस आर्टिकल 27 है कंटिजेंसी फंड ऑफ आकस्मिक निधि। ठीक, इस फंड का फॉर्मेशन 500 करोड़ का है, यानी ये फंड बनाया गया है 500 करोड़ रुपए। ठीक, मान लीजिए, समझते रहिएगा। अब इस नेचुरल क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए कंटिजेंसी फंड से हमने 250 करोड़ विड्रॉ किया, निकाला। इस फंड से 250 करोड़ मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अब दो क्वेश्चन आते हैं, क्या इस नेचुरल क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए हम पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर पैसे निकालें? एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि हम कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं। तो सरकार करती क्या है कि 267 के अंतर्गत या 267 को लेकर फंड निकाल ली, कंटिजेंसी फंड से 250 करोड़ रुपए का निकाल लिया। ठीक, अब इस 250 करोड़ रुपए से निकालकर नेचुरल क्राइसिस को सॉर्ट आउट कर दिया, या सॉल्व द प्रॉब्लम। अब उसके बाद सेशन ऑफ पार्लियामेंट आया, सेशन ऑफ पार्लियामेंट आता है, और इस सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत जैसे ही सेशन आता है, उसके अंतर्गत आर्टिकल 114 का यूज करके 250 करोड़ रुपए निकाल दिया, 250 करोड़ निकाल लिया गया। और इस 250 करोड़ को निकालने के बाद इस फंड को हम लेकर चले गए कहां पे, 267 में, यानी कंटिजेंसी फंड में चले गए। तो जो 250 करोड़ हम निकाले थे के कारण यहां का फंड 250 करोड़ था, वह 250 करोड़ अगर उसमें डाल दिया तो ये 500 हो गया। ठीक, अब जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्च किया गया पैसा था वह खर्च, यानी वह एक्सपेंडिचर आ गया आर्टिकल 266 पर, संचित निधि पर। तो यह जो खर्च अब तक कॉन्सुलेट कंटिजेंसी फंड पर था, अगर वह एक्सपेंडिचर 266 पर आ गया, तो यह पोजीशन क्या होगी, यह स्थिति क्या होगी, यह कंडीशन क्या होगी। एनिमीज कि अब तक जो एक्सपेंडिचर था वह कंटिजेंसी फंड से था। क्यों? कंटिजेंसी फंड से निकालने का रीजन था कि नो सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और विदाउट सेशन ऑफ पार्लियामेंट देयर इज नो पास ऑफ द एप्रोप्रिएट बिल। एप्रोप्रिएट बिल पारित नहीं होगा, और जब एप्रोप्रिएट बिल पारित नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी स्थिति में क्या होगा कि संचित निधि से सरकार पैसा नहीं निकाल सकती। तो सरकार को पैसा निकालने के लिए संचित कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा विड्रॉ करना है तो उसको एप्रोप्रिएट बिल को पारित करना ही पड़ेगा, पास करना ही पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो, यानी मींस पार्लियामेंट सेशन में हो। ठीक, पार्लियामेंट सेशन में है ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाला 250 करोड़ रुपए। 250 करोड़ रुपए कंटिजेंसी फंड से निकालने के बाद हमने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, और जैसे ही सेशन ऑफ पार्लियामेंट आया
जो पैसा मैं कंटीजेंसी फंड से निकाला था, उस पैसे को पूरा करने के लिए हमने 114 के अंतर्गत एप्रोप्रिएट बिल पारित किया, 250 करोड़ रुपया निकाला कंटीजेंसी फंड से। और जब कंटीजेंसी फंड से 250 करोड़ रुपया निकाला तो वह 250 करोड़ रुपया चला गया कंटीजेंसी फंड में। तो जो 250 रुपया निकाले थे वह 250 रुपया, तो टोटल फंड 500 करोड़ का हो गया कंटीजेंसी। अब जो एक्सपेंडिचर था वह एक्सपेंडिचर आ गया कंसोलिडेटेड फंड पर, यानी 266 पर। तो ये पोजीशन क्या है? ये कंडीशन है, ये पोजीशन है मनी बिल का। आर्टिकल 110 का एक सब्जेक्ट है, किसी व्यय को संचित निधि पर डालना या किसी व्यय को संचित निधि से हटाना। अब तक संचित निधि पर कंसोलिडेटेड फंड नहीं था, कंसोलिडेटेड फंड पर एक्सपेंडिचर नहीं बियर हो रही थी, लेकिन जो हम 250 करोड़ रुपए निकाल के तो कंसोलिडेटेड फंड से 250 करोड़ रुपए निकाल कर कंटीजेंसी फंड में डाल दिए, कंटीजेंसी फंड में हम डाल दिए, तो एक्सपेंडिचर किस पर आ गया? संचित निधि पर आ गया। और किसी भी एक्सपेंडिचर को कंसोलिडेटेड फंड पर डालेंगे तो वह सब्जेक्ट किसका आ जाएगा? क्लियर? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुरंत मनी बिल तो पारित होगा नहीं, उसके लिए तो क्या हम उसके लिए हम डिले कर सकते हैं नेचुरल क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए? तो एट वंस पैसा हमको तुरंत चाहिए। अब आदमी बीमार है, अगर आदमी बीमार है तो हम इंतजार करेंगे कि फादर आए तब पैसा देते चले हॉस्पिटल लेके, उधार लेके हम पैसा चले गए बगल वाले से, जैसे ही फादर आया उनसे पैसा मांग के उसका दे दिए, खर्चा किस पर चला गया? समझ में आ गई बात? एक सिचुएशन, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन तो ये है कि हर आदमी, जैसे मान लो तो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, वह सर्विस सेक्टर से जो सैलरी पाता है उसका कुछ पैसा इसमें खर्च होता कलेक्ट कर लेता है इमरजेंसी के, इमरजेंसी। लेकिन यह इमरजेंसी वह इमरजेंसी मत समझ लीजिएगा जो 352 के तहत है, 356 के तहत है, 360 के तहत है। ये पर्सनल इमरजेंसी आदमी रखता है। क्लियर? तो जब पर्सनल इमरजेंसी रख रहा है, पर्सनल इमरजेंसी की सिचुएशन रख रहा है, तो ऐसी पोजीशन में इस कंटीजेंसी फंड को लेकर, कंटीजेंसी फंड की पोजीशन को लेकर हम इमरजेंसी, मान लो अगले महीने सैलरी आने में देर हो गई, खर्च तो रुकेगा नहीं, खर्च नहीं रुकेगा, खर्च तो टाइम से होगा, तो पैसा हम कहां से निकालेंगे? इमरजेंसी फंड से निकाल लिया, मान लो कि 5,000 रुपए निकाल लिया, 5,000 रुपए हमने निकाल लिए। क्लियर? अब जैसे ही नेक्स्ट सैलरी आई तो ये 5,000 रुपए निकाल के हम कहां डाल दिए? इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का जो फंड था वो तो फुलफिल हो गया, और एक्सपेंडिचर कहां चला गया? पूरे अपने आप के बजट पर चला। ठीक, यही चीज यहां पर भी की। ठीक, अब आइए आर्टिकल 73, स्पेशल ग्रांट फॉर जूट प्रोड्यूसर स्टेट, मींस जूट उत्पादक राज्यों को विशेष सहायता अनुदान, स्पेशल ग्रांट फॉर द जूट प्रोड्यूसर स्टेट अनुदान। ठीक, अब बताइए भारत के जूट प्रोड्यूसर स्टेट बोलो। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और क्या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब स्टेट है। तो बिहार में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, उत्तराखंड में भी होती है, हाँ कर्नाटक में भी होती है, तेलंगाना में भी होती है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, केरला में भी होता है। इस क्या है? जूट प्रोड्यूसर स्टेट है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक,